हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले हम यहाँ पॉवर्टी की बात करेंगे। पॉवर्टी जो है उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जो इंडिविजुअल है उसके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनकी कमी है, या जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ज़िंदगी गुजारने के लिए जो ज़रूरियात हैं, नेसेसिटीज़ हैं, वो उसके पास जो है अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई हैं, बट इन सबको याद रखना ज़रूरी जो है नहीं है। यू कैन जस्ट गो थ्रू इट इफ़ यू वांट, इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। जैसे गोदार्ड जो है वो कहते हैं कि पॉवर्टी क्या है कि अनसफिशिएंट सप्लाई उन चीज़ों की जो कि ज़रूरी हैं इंडिविजुअल को अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, या जो उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं उनको मेंटेन रखने के लिए। बाकी जैसे हमने कहा कि सिंपली हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि अगर किसी के पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो नहीं है, या ज़िंदगी गुजारने के लिए जो ज़रूरतें होती हैं वो अगर नहीं है, तो वो पॉवर्टी हो गया। दूसरा, हम जो पॉवर्टी है उसको पॉवर्टी लाइन की टर्म्स के अंदर जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब कहता है कि जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे FAO के, दैट इज़ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कहता है कि वो ऐसे पहले थे जिन्होंने क्या किया था कि पॉवर्टी को जो है स्टारवेशन लाइन के बेसिस के ऊपर 1945 में जो है वो डिफ़ाइन किया था। स्टारवेशन लाइन जो है इसी को अभी हम क्या बोलते हैं, पॉवर्टी लाइन। तो लाइन ऑफ स्टारवेशन अब ट्रांसफॉर्म होकर के कहता है कि उसको हम पॉवर्टी लाइन बोलेंगे। तो इन्होंने जो है क्या कहा था, अब फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन है FAO के, तो ये आपका होमवर्क है, ये आप देखेंगे। उनको जो है नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था 1949 में, जो है उन्होंने जो स्पेशली न्यूट्रिशन की स्टडीज़ में जो काम किया था। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिम इनटेक ऑफ, ये ओ है, टाइपिंग मिस्टेक है, सो इनटेक ऑफ लेस देन 2300 कैलोरीज ऑफ फूड पर पर्सन पर डे वाज कंसिडर लाइन ऑफ स्टारवेशन। यानी लाइन ऑफ स्टारवेशन किसको कंसिडर किया था कि अगर किसी भी पर्सन को जो है हर दिन अगर 2300 कैलोरीज खाने से अगर कम मिल रहा है, तो उसको जो है उन्होंने क्या कंसिडर किया था, लाइन ऑफ स्टारवेशन या पॉवर्टी लाइन। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो इंडियन प्लानिंग कमीशन है, जिसको अभी हम नीति आयोग बोलते हैं, वो जो है क्या करती है कि जो पॉवर्टी का एस्टीमेट है उसको पब्लिश करती है। बट वो जो पॉवर्टी एस्टीमेट जो है जो पब्लिश किया जाता है, उसके लिए जो सर्वे है वो कौन करता है, तो वो करती है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ NSSO। तो ये जो है आप यहाँ पर याद रखेंगे कि पॉवर्टी का जो एस्टीमेट पूरा जो है निकाला जाता है, तो वो जो है उसके लिए जो सर्वे किया जाता है वो नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन करती है, और उसको पब्लिश कौन करता है, नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन। ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कहता है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो जो पॉवर्टी लाइन है उसको हम कैसे डिफाइन करते थे पहले, कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे फॉर रूरल, यानी रूरल एरियाज़ में जो है जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो कितनी होनी चाहिए, एक पर्सन की पर डे 2400 कैलोरीज। और अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो ये रिक्वायरमेंट है 2100 कैलोरीज पर डे। तो अगर इससे कम होगी यानी तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएगा। हालांकि कहते हैं कि अब ये जो मेथडोलॉजी है जहाँ पर हम कैलोरीज़ का यूज़ कर रहे थे, कैलोरी बेस्ड जो मॉडल है, अब ये हम चेंज कर चुके हैं। अब जो हमारे पास नया मेथडोलॉजी है, कहता है कि पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए वो किसके ऊपर बेस है, वो है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो 2005 में आई थी। यानी अभी जो हम एस्टिमेशन करते हैं पॉवर्टी की, तो वो जो है वो हम किस बेस के ऊपर कर रहे हैं, जो मॉडल किसने दिया था, सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने, जहां पर उन्होंने क्या कहा था कि आप पॉवर्टी एस्टिमेशन किस तरह से की जाए, बेंचमार्क डेली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के बेस के ऊपर। ये क्या है उसमें नहीं जाएंगे, बस आप इतना याद रखें। जहां पर उन्होंने कहा था कि ₹27 जो है वो रूरल के लिए है, और ₹23 जो है अर्बन एरियाज़ के लिए है, डेली पर कैपिटा जो एक्सपेंडिचर है। तो इस हिसाब से जो है पॉवर्टी को हम जो है उसका एस्टिमेशन जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर ये वाले पॉइंट आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, इस कमेटी का नाम भी याद रखेंगे। उसके अलावा कुछ और कमेटी भी हैं जो कि पॉवर्टी के रिलेटेड हैं, उनको यहाँ इंक्लूड नहीं किया, उतना ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल जब हम MCQs करेंगे तो जो अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वहाँ पर यहाँ हम उनको जो है कवर कर लेंगे। सो नेक्स्ट जो है हम पॉवर्टी को दो तरह से डिफाइन जो है बात कर सकते हैं पॉवर्टी की। वन इज़ एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड अदर वन इज़ रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या हो गया कि कहता है ये कंसेप्ट किस चीज़ के ऊपर बेस है, एब्सोल्यूट नीड्स ऑफ पीपल, यानी कि जो लोगों की बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो जैसे हम अगर देखें यहाँ पर कि कंडीशन वेयर हाउस होल्ड इनकम इज़ इनसफिशिएंट टू अफोर्ड बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, यानी ऐसे घर जो हैं जहाँ पर जिनकी जो इनकम है वो
अगर हम ज़िंदगी की जो बेसिक ज़रूरतें हैं, बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनको भी पूरा करने के लिए उनके पास इनकम नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी। जो बेसिक नेसेसिटी हैं लाइफ की क्या होती हैं, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, यही जो है बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। तो अगर किसी के पास इतनी इनकम भी नहीं है कि वो जो फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग है उसको भी अफोर्ड कर सके, तो हम बोलेंगे ये क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। उसके अलावा यहाँ पर जैसे हमने अभी जो है बात की थी कि जो बेसिक नीड्स हैं, अगर उनको हम कैलोरी की टर्म्स में देखें तो हमने कहा था 2400 कैलोरीज जो है वो हमने रूरल एरियाज़ की बात की थी, और 21 अर्बन की। अगर इससे कम है तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के यानी अंडर जो है मतलब आ जाता है। यहाँ पर अगर हम जो है रिलेटिव पॉवर्टी की अगर बात करें तो रिलेटिव पॉवर्टी कहता है क्या हो गया, मान लो कि अगर सोसाइटी है या कोई कम्युनिटी है, तो वहाँ पर अगर उनकी हम इनकम देखें, मान लो कि एवरेज इनकम अगर उनकी कुछ है, तो उसको हम कंपेयर कर रहे हैं अपनी इनकम के साथ। यानी कि अगर से कि हम किसी भी घर की इनकम जो है वो एवरेज इनकम से जो है 50% कम है, तो उसको हम बोलेंगे वो क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी। यानी कम्युनिटी की जो इनकम है उससे 50% अगर कम है किसी घर की इनकम, तो हम बोलेंगे ये किसके अंदर आ गया, रिलेटिव पॉवर्टी। यानी यहाँ पर हम क्या करें, रिलेट कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर ये कहता है कि रिलेटिव पॉवर्टी जो है इनइक्वालिटी जो है उसको रिलेट करती है सोसाइटी में, क्योंकि यह हम कंपेयर कर रहे हैं दूसरे की इनकम को अपने साथ। जैसे यहाँ पर कहा भी है कि रिलेटिव इनकम में हम पुअर को कैसे डिफाइन करते हैं, वो पर्सन या फैमिली जिसकी इनकम क्या है कि रिलेटिव जो एवरेज इनकम है कम्युनिटी की उससे क्या है, कम है। तो यहाँ पर हम रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसीलिए जो है यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर पीपल आर पुअर बिकॉज दे आर डिप्राइव्ड ऑफ, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी और कंफर्ट नहीं है जो बाकी लोग कम्युनिटी के हैं उनको जो मिल रही हैं। तो दैट इज़ रिलेटिव। उसके बाद कुछ काजेज़ हैं यहाँ पर। काजेज़ में एक तो अंडर डेवलप्ड नेचर है इकानमी का, उसके अलावा ओवर पॉपुलेशन भी एक रीज़न है। यहाँ पर कहता है कि अगर मान लो कि जो नेशनल इनकम इंक्रीज़ भी करती है अगर, तो स्टिल पर कैपिटा इनकम जो है वो सेम रहेगी, क्योंकि अगर पॉपुलेशन जो है वो क्या करती रहे, साइज़ में इंक्रीज़ करती रहेगी। तो अगर पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ करती जा रही है, नेशनल इनकम भी बढ़ रही है, बट स्टिल पर कैपिटा इनकम तो सेम रहेगा, तो उसकी वजह से भी पॉवर्टी। उसके अलावा कहता है कि लार्ज इन इक्वालिटी इन ऑनरशिप ऑफ अर्निंग एसेट। यानी आप सिंपल कह सकते हो कि जो अमीर लोग हैं वो ज़्यादातर रिसोर्सेज को लेकर के बैठे हुए हैं, तो ज़्यादातर एसेट्स उन्हीं के पास हैं। उसके अलावा कहता है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में स्पेशली। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी दोनों आपस में जो है रिलेटेड हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है तो पॉवर्टी होगी, पॉवर्टी है तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी। उसके अलावा कहता है कि इन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यानी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं एजुकेशन और स्किल को लेकर के वो भी जो है सबको इक्वल नहीं मिल रही हैं। उसके अलावा स्टेट पॉलिसीज़ वगैरह और रीजनल डिस्पैरिटी ये भी जो है रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके अलावा यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, दैट इज़ MPI। तो ये जो इंडेक्स है इसको रिलीज़ कौन करता है, एक तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और दूसरा जो है ऑक्सफर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, ये इंडेक्स जो है उसको रिलीज़ करते हैं, दैट इज़ ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। और यहाँ पर अगर हम देखें जो इंडिया है उसकी अगर हम रैंकिंग देखें 2023 के अंदर, तो ये है क्या, 40। तो इंडिया की रैंकिंग 40 आ जाती है यहाँ पर MPI के अंदर, जो कि अगर हम प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले में देखें तो ये जो रैंकिंग है ये प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में अच्छी है, यानी कि इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है। और यहाँ पर इसको हम मेयर करते हैं, स्पेशली डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, बट मेनली डेप्रीवेशन इन हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन तीनों के स्पेशली जो है यहाँ पर हम बात करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्टली जो है पर्सन की लाइफ और वेलबींग को जो है इफ़ेक्ट करती हैं। इंडिया का रैंक जो है अगर हम हंगर इंडेक्स में देखें तो वो 111 है। यहाँ कुछ डेटा है एज़ पर दिस ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर हम देखें, अगर जैसे हमने कहा कि इंडिया इज़ परफॉर्मिंग वेल, तो 135 मिलियन पीपल दे हैव एस्केप्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एज़ पर दिस डेटा। बाकी भी यहाँ पर ये कुछ डेटा है, इसको आप थोड़ा देख सकते हैं। जैसे जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसका टारगेट 1.2 यानी फर्स्ट का जो सेकंड था ये था कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उसको जो है हाफ किया जाए 2030 तक। तो उसमें भी कह रहा है कि इंडिया जो है उस टारगेट को भी अचीव करने के लिए ट्रैक के ऊपर है। उसके अलावा यहाँ पर जैसे जितने भी 12 इंडिकेटर, यानी यहाँ पर जो हम बात करते हैं यहाँ पर जो MPI में, तो 12 इंडिकेटर्स को लिया जाता है। कहता है उन सभी में ही जो है इंडिया ने इम्प्रूवमेंट वगैरह शो की है। ये स्टेट्स का भी कुछ डेटा है, ये आप थोड़ा ऐसे देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की।
अनएम्प्लॉयमेंट कहता है कि ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो कैपेबल है, उसके पास कैपेसिटी है, वो काम करना भी चाहता है, विलिंग टू डू वर्क, कैपेबल है, काम करना चाहता है, लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा है, तो उसको हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पर काजेज, दिस इज़ टाइप्स, एक्चुअली ये टाइप्स हैं। जैसे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहता है ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है किस वजह से होगी, अगर बिकॉज ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन इकानमी, यानी इकानमी जो है उसमें अगर अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। मान लो अगर रिसेशन हो रही है, इकानमी के अंदर गिरावट आई, रिसेशन हुई, तो उस टाइम में क्या होगा कि प्रोडक्शन भी मान लो जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि डिमांड कम है, डिमांड कम है तो प्रोडक्शन कम होगी रिसोर्सेज की, जिसकी वजह से जो मान लो कि वर्क फोर्स है उनको काम करने के लिए अब बंदे उतने नहीं चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब इकानमी जो है दोबारा से अच्छी हो जाएगी तो दोबारा से डिमांड बढ़ेगी, तो आपको बंदे भी चाहिए काम करने के लिए, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट वापस से बढ़ जाएगी। तो ये हो गया साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहता है दिस इज कॉज्ड बाय मिसमैच बिटवीन स्किल्स दैट वर्कर्स इन द इकानमी कैन ऑफर एंड स्किल नीडेड बाय एम्प्लॉयर्स। यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी है कि जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल है उसके पास जो स्किल हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं जो काम करना है उसके साथ। मान लो कि जैसे टेक्नोलॉजिकल अगर हम देखें कि बंदा जो है कुछ टेक्निकल चाहिए, जिसको कंप्यूटर नॉलेज हो, बट जॉब तो वैसी है प्रोफाइल, बट जो इंडिविजुअल है उसके पास वो स्किल नहीं है, मान लो प्रोग्रामिंग वगैरह वो उसको नहीं आती है, तो वहाँ पर मिसमैच हो रहा है। तो इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। उसके बाद यहाँ पर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, कहता है दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन वर्कर्स आर ट्रांजिशनिंग बिटवीन जॉब सॉरी आइदर बाई चॉइस आर ड्यू टू बीइंग लेड ऑफ। अब कहते हैं कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है जहाँ पर मान लो कोई इंडिविजुअल एक जगह काम कर रहा है, अब वो वहाँ से छोड़ करके दूसरी जगह जॉब करेगा, तो वो जो एक से दूसरी जगह जॉब करने के बीच का जो ट्रांजिशनिंग पीरियड है उसी को हम बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये आप कह सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट एक वॉलेंट्री है, मतलब खुद हम जो है अब हमारे कंट्रोल में है। और यहाँ पर ऐसा है कि यूजली ये वाली जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये शॉर्ट टर्म के लिए ही होती है, और यूजली बंदा एक जॉब को छोड़ेगा दूसरी में, या तो वो मान लो कि अपनी चॉइस से छोड़ रहा है कि दूसरी जगह उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या वेजेस अच्छे मिल रहे हैं, तो ये हो सकता है। उसके बाद ये टाइप्स में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, अभी जैसे हमने बात की तो ये फ्रिक्शनल की हम बात कर रहे थे, जिसमें कहा शॉर्ट टर्म वॉलेंट्री है, और यहाँ पर हमने बात की स्ट्रक्चरल की भी हम ऊपर बात कर चुके हैं, साइक्लिकल की भी, ये जो है डबल हो गया यहाँ पर, एक्चुअली यहाँ काजेज़ की जगह दोबारा से टाइप्स आ गया था, कोई नहीं। उसके अलावा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है फोर्थ टाइप आ गई। यहाँ पर कहता है जैसे नाम बता रहा है कि ये सीजन्स के साथ जो है वो रिलेट कर रही है, तो जब मान लो कि सीज़न वगैरह होगा, जैसे यहाँ पर हम एग्रीकल्चरल वर्कर की बात कर सकते हैं कि जब ऑफ सीज़न है तब तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, जब सीज़न आएगा तो तब जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, तो वही सीजनल हो गया। उसके बाद लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट हम किसको बोलेंगे, जब जो इंडिविजुअल्स हैं वो अनएम्प्लॉय रहेंगे काफ़ी लंबे अरसे तक है, जो कि टिपिकली कहता है कि 6 मंथ से ज़्यादा होगा। तो मतलब कि अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और किसी को कोई काम नहीं मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सी टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। कहता है डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं ये, जैसे कि उसके पास जॉब के लिए जो है स्किल्स जो चाहिए वो नहीं है, उसको अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो नहीं मिल रही हैं, या जियोग्राफिकल बैरियर्स हो सकते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर कहता है कि लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट जो है इट कैन लीड टू स्किल डिटियोरेशन, उसके अलावा डिक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी एंड पोटेंशियल सोशल साइकोलॉजिकल चैलेंजेस वगैरह भी होंगे इंडिविजुअल उसकी फेम, ठीक है। उसके बाद अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, कहता है कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं वर्किंग इन जॉब, जो कि काम कर रहे हैं जॉब में, बट स्टिल उनके जो स्किल्स हैं और जो उनका एजुकेशन और एक्सपीरियंस है उसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। मान लो कि कहीं पर वो काम कर रहे हैं लेकिन उनसे जो काम है उनके स्किल के मुताबिक नहीं लिया जा रहा है, जितनी उनकी क्षमता है तो उतना काम उनसे नहीं लिया जा रहा है, तो वो हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट। कहता है इसमें पार्ट टाइम वर्कर्स आ जाएंगे जो कि फुल टाइम जो है वो सीख करना चाहते हैं, या वर्कर इन जॉब्स बिलो देयर क्वालिफिकेशन, तो वो सब इसी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद कहता है कि हिडन एम्प्लॉयमेंट, हिडन एम्प्लॉयमेंट को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है, ये नाम भी आप याद रखेंगे दोनों ही। कहता है ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इंडिविजुअल जो है ऐसा अपीयर होगा कि वो एम्प्लॉयड है, लेकिन रियल में अगर देखें तो वो कंट्रीब्यूट जो है प्रोडक्टिविटी के अंदर कुछ भी नहीं कर रहा है। जैसे कि कहते हैं कि ये यूजली जहाँ पर बहुत ज़्यादा सरप्लस लेबर होती है, ज़्यादा लेबर है, जहाँ पर कहता है कि एडिशनल वर्कर जो हैं वो उतना ज़्यादा कोई आउटपुट नहीं देंगे,
तो वो यहाँ पर एग्जांपल आ जाती है। यानी बहुत सारी लेबर है, अगर कम होती तो भी चल जाती, उसमें जो वो एडिशनल है वो उतना ज़्यादा आउटपुट नहीं दे रहा है। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यहाँ पर इसको आप याद रखोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया कि जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं कि टोटल लेबर फोर्स कितनी है मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कहता है कि सबसे फ्रीक्वेंट मेयर है अनएम्प्लॉयड के। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर बताना हो तो मेनली हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इसी का यूज़ करते हैं। तो ये जो है यहाँ पर आप याद रखेंगे कि नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ पीपल। तो इसको हम यहाँ पर जो है याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO। इसकी हमने ऊपर भी जो है बात की थी। तो कहते हैं कि ये डिफ़ाइन करती है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को जो है किस बेस के ऊपर के स्टेटस एक्टिविटी स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, जो कि यहाँ पर हम बात करेंगे। ये 3 तरह से जो है ये डिवाइड करती है। और ये जो NSSO है ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के। ये आप थोड़ा याद रखें। तो ये किस तरह से बताती है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को? कहते हैं कि एक तो डेली स्टेटस बेसिस के ऊपर जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ पर्सन अंडर दिस अप्रोच क्या है, मेड फॉर कि हर दिन का जो है वो देखा जाता है कि कहता है कि अगर कोई भी पर्सन है जिसको कोई भी जो है गेनफुल वर्क अगर कहता है कि इवन 1 घंटे के लिए भी दिन में नहीं मिल रहा है तो उसको हम अनएम्प्लॉयड बोलेंगे उस दिन के लिए। ये डे के हिसाब से है। और यहाँ पर जो है वीकली स्टेटस है कि अगर हम वीक का देखेंगे, अगर किसी को किसी भी दिन जो है 1 आवर का भी यहाँ दोबारा से दिया गया है कि अगर नहीं मिल रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। और यूजुअल स्टेटस अप्रोच यहाँ पर कहता है कि ये क्या करेगा, दिस गिव्स द एस्टिमेट ऑफ दोज पर्सन हु वर अनएम्प्लॉयमेंट हैड नो गेनफुल वर्क फॉर मेजर टाइम ड्यूरिंग 3, यानी ये पूरे साल की हम बात करेंगे कि ज़्यादातर टाइम जो है 365 डेज़ के अंदर उसको कोई भी अगर जो है काम वगैरह नहीं मिला या अनएम्प्लॉयमेंट रहा वो, तो वो इस अप्रोच के थ्रू जो है हम उसको अनएम्प्लॉय बोलेंगे। उसके बाद कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या करती है कि अफेक्ट करती है इकानमी जो है कंट्री की उसको, क्योंकि जो वर्क फोर्स है दैट कुड हैव बीन, क्योंकि वर्क फोर्स जो है वो अगर उसको हम इम्प्लाई करते तो वो क्या करती कि जो रिसोर्सेज हैं उनको जनरेट करने में हेल्प करते, जो इकानमी है वो बढ़ती। तो अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो जो लोग हैं मतलब वो अब एसेट नहीं है, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए कहता है कि जो इकानमी है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कहता है कि फॉर एग्जांपल 1% अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है तो वो जो GDP है कंट्री की उसको 2% तक कम कर देती है। तो ये भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक रिपोर्ट है, कहता है कि ब्लूमबर्ग की रिसेंट एक रिपोर्ट आई थी, उसमें अगर हम देखें तो कहता है कि जो डेटा लिया गया है वो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकानमी का डेटा कहता है कि जुलाई का है। तो वो कहता है कि जो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में है वो कितना है, 7.95%। ये जुलाई 2023 का डेटा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में वो इतना है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकालते हैं वो जो है यहाँ पर हमने बात की थी यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें से सबसे पहले कहता है कि 1979 में गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक जो है ये लॉन्च की थी ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर ये था कि रूरल जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है स्पेशली 18 से 35 ईयर्स के बीच में कि वो स्किल्स वगैरह सीखें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। यहाँ पर ये कहता है SC ST वीमेन वगैरह उनके लिए मेनली। और उसके अलावा एक और ये स्कीम है IRDP, ये भी कहता है 1980 में। उसके अलावा यहाँ पर जो है ये एक और स्कीम आ जाती है 1982 में RSETI वगैरह, इसको आप थोड़ा देख लें। उसके अलावा जो है जवाहर रोज़गार योजना है। और अगर हम देखें मनरेगा जो है ये काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट, ये आपने ऐसे भी जो है पढ़ा होगा, 2005 में आई थी। डेट आप थोड़ा ऐसे याद रख सकते हैं। और अगर थोड़ा रिलेटिवली न्यू स्कीम्स देखें तो हमारे उस पास आ जाती है 2015 में जो लॉन्च हुई थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इसको आप थोड़ा जो है वो देख लें। ऑब्जेक्टिव था कि टू इनेबल यूथ ऑफ कंट्री टू टेक अप इंडस्ट्री के जो रेलिवेंट स्किल्स हैं उनको सीखा जाए। उसके अलावा यहाँ पर इंडिया स्टार्टअप स्कीम 2016 में आई थी, जो कि प्रमोट करती है इंटरप्रेनरशिप अक्रॉस द नेशन के इंडिया में ही जो है लोग ताकि ज़्यादा बिजनेस वगैरह में आएँ। तो उसके अलावा स्टैंड अप इंडिया स्कीम 2016 में ये भी लॉन्च हुई थी। यहाँ पर मॉनिटरी का बेनिफिट वगैरह या लोन आप कह सकते हो, लोन्स के लिए जो है बात की गई थी। उसके बाद यहाँ पर नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन नवंबर 2014 में आया था, तो यहाँ पर भी स्किल इंडिया एजेंडा या मिशन मोड इनकी बातें की गई थी। तो ये स्कीम्स वगैरह थोड़ा था। सो दैट इज़ इट फ्रॉम दिस लेक्चर।